कुछ मायनों में ये सम्मेलन सक्सेस भी है और कुछ मायनों में इस सम्मेलन पे तमाम सवाल भी उठे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को इसमें थोड़ी सफलता मिली है तो दिल्ली के घोषणा में सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने का आह्वान किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली शामिल है। ये कहीं न कहीं इनडायरेक्ट सफाई भी है कि मतलब चीन जो हमारे देश में अतिक्रमण लगातार करता जा रहा है और वो भी इसका सदस्य है, तो था नहीं तो धीरे से एक लाइन इसमें घुस गया है। खर्चीला आयोजन था जिसमें भारत सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का खर्च किया और उस खर्चे के बाद भी आपने देखा होगा कि आज बारिश हुई है तो मंडप के आसपास काफी पानी का जमाव हो गया था। तो अल्टीमेट पैसा खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या इसमें भी मतलब कि पैसे में आपदा में अवसर बना के लोगों ने कमाई भी करी है, ये भी एक सवाल है। ये भारत विश्व गुरु बनने वाला है, पूरा मेरिट धारियों का ही देश है। मेरिट मेरिट बहुत चिल्लाते हैं। वो मंडपम जो बना था, बारिश हल्की फुल्की हुई है, सुना पानी डूब गया, तो कौन ऐसे मेरिटधारी आर्किटेक्ट थे कि वो जल निकासी करवा ही नहीं पाए? कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत जी? यहाँ तक कहा गया कि G20 देश किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते अगर उनके देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। तो भारत में अकेले दिल्ली में 2 दिन के लिए 4200 करोड़ रुपया किस चीज में खर्च हुआ? फिर ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि जो सोने और चांदी की चम्मच की बात हुई है, सोने की थाली और चांदी का चम्मच, तो इस देश में तो आम गरीब आदमी के पास एल्युमिनियम की थाली भी अवेलेबल नहीं है। 3 दिन का मेला G20 और अब आप G20+1 भी कह सकते। 3 दिन लगातार दिल्ली एक तरह से बंद रही। 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए। मेहमानों को सोने के प्लेट और चम्मच से खाना खिलाए गए। व्यंजन शाकाहारी रहा। चलते चलते अमेरिका के राष्ट्रपति और डेलीगेट्स आज गांधी के स्मारक पर गए दर्शन करने के लिए। और अंत हमने क्या खोया क्या पाया। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। यह अम्बेडकरनामा विशेष है कि G20 की समीक्षा कि आखिर भारत कितना सफल कितना असफल, क्या खोया क्या पाया, इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाला हूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। संजीव पांडे साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। 2 खास मेहमानों से G20 की पूरी समीक्षा इस एपिसोड में करने वाला हूं और खास तौर से देश के जो वंचित जमात है उनके संदर्भ में इसकी समीक्षा की जानी बहुत जरूरी है। जितने देश मुल्क आए थे, दुनिया के जीडीपी का 75% ये लोग कंट्रोल करते हैं। 75%। तो क्या है, भारत जैसे मुल्क जहाँ की 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दी जाती है और चुनाव में उसका प्रचार भी किया जाता है कि 5 किलो अनाज हमने दी थी। तो 21वीं सदी में इतनी जब बड़ी शक्तियां जब उभर रही, तो भारत के लोगों के दृष्टिकोण से क्या है इसके मायने। स्वागत है सर जी, नमस्कार। स्वागत है सर जी नमस्ते। जी। नमस्कार नमस्ते सर। संजीव जी, चलिए नमस्ते। आप ही से शुरू करते हैं संजीव जी। जी हाँ। देखिए, G20 की मीटिंग जो आज खत्म हुई है उसमें देखिए उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। कुछ मायनों में ये सम्मेलन सक्सेस भी है और कुछ मायनों में इस सम्मेलन पे तमाम सवाल भी उठे हैं। सक्सेसफुल ये है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर जो बड़े क्वेश्चन उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये शायद हो ना पाए, वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो गया और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और जो ग्लोबल साउथ के जो कुछ देश थे जैसे ब्राजील था, इंडोनेशिया था, उन्होंने सहयोग करके ज्वाइंट डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करवा लिया। लेकिन वहां पे रूस और चाइना प्रिवेल कर गए और रूस और चाइना के जो ऑब्जेक्शंस थे उस ऑब्जेक्शंस को तवज्जो देकर यूक्रेन वार को लेकर जो इम्पोर्टेंट मसला था कि यूक्रेन वार और रूस का एग्रेशन, तो रूस का शब्द उसमें नहीं डाला गया, एग्रेशन शब्द नहीं डाला गया जो पिछले बाली सम्मेलन में डाला गया था। तो ये एक मतलब कि रूस और चाइना की एक बहुत बड़ी सफलता रही और एक उनका प्रेशर रहा कि आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये चीजें, रूस एग्रेशन, कहीं आपने नाम नहीं लिया, सिंपल यूक्रेन वार की चर्चा करी और यूक्रेन वार के इम्पैक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन जो अफेक्ट हुआ है, जो मानवीय जीवन पे जो प्रभाव पड़ा है उस पर चिंता व्यक्त की गई है। रूस के नाम लेते हुए हमने अपना बचाव किया और एग्रेशन शब्द जो है वो हमने नहीं डाला।
ये एक सफलता है। दूसरी एक सफलता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में शामिल हो गया है, अब G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अफ्रीकन यूनियन के 50% से ज्यादा देश जो है इस समय चाइना के प्रभाव में है। बेशक अफ्रीका यूनियन एक ओवरऑल संगठन है, लेकिन 50% कंट्री चाइना के प्रभाव में है। ये तो दो इंपॉर्टेंट जो है ओवरऑल जो मीटिंग्स हुई है उसका वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। थर्ड पहलू ये है कि एक बहुत ही खर्चीला आयोजन था जिसमें भारत सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का खर्च किया, और उस खर्चे के बाद भी आपने देखा होगा कि आज बारिश हुई है तो मंडप के आसपास काफी पानी का जमाव हो गया था। तो अल्टीमेट पैसा खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसमें भी मतलब कि पैसे में आपदा में अवसर बना के लोगों ने कमाई भी करी है, ये भी एक सवाल है। थर्ड ये है कि मीडिया का जो इस पूरे मीटिंग में इवन की जो गोदी मीडिया कहा जाता है उनका भी एंट्री बहुत ही लिमिटेड रखा गया। वो सिर्फ उनका जो एक भूमिका थी वो सरकार के महिमा मंडन तक बाहर रही। अंदर से फिर उनको कुछ सम्मेलन के कुछ देर होने के बाद खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब मीडिया वाले बाहर जाएं और हमें अपना काम करने। और विदेशी मीडिया ने तो काफी आलोचना भी करी है इस कार्यक्रम को लेकर कि जैसे विदेशी मीडिया जो फॉरेन की मीडिया थी वो तमाम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विपक्ष के नेता खड़गे साहब का नहीं बुलाए जाने का मसला भी विदेशी मीडिया ने उठाया। दुनिया के तमाम अखबारों में और जो यहाँ जो टेलीविजन के रिपोर्टर्स आए हुए थे उन्होंने खड़गे साहब और अपोजिशन के लीडरों को राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित डिनरों में नहीं बुलाए जाने पे तमाम प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रतिक्रिया थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो पत्रकारों का जो दल था उन दल ने आग्रह किया था कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाए या बाइडेन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनका जो बायलैटरल टॉक हुआ है उसके बाद वो पीएम के साथ मीटिंग करने के बाद हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो अमेरिकी जो मीडिया था जो बाइडेन के साथ ही आया था सरकारी कार्यक्रम में, तो प्रधानमंत्री जी कार्यालय ने और भारत सरकार ने ब्लंटली मना कर दिया कि नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। शायद वाशिंगटन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक अनुभव था जिसमें सबरीना सिद्दीकी ने जो प्रधानमंत्री से बड़ा सख्त सवाल पूछ दिया था, तो प्रधानमंत्री जी उन स्थितियों से बदलना चाहते थे। और जो बाइडेन की टीम ने बड़ा इस पर निराशा भी जताई और उन्होंने कहा कि चलिए अब यहाँ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और बाइडेन साहब मीटिंग के बाद अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया था अमेरिकन ऑफिसरों की तरफ से। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा एक शर्मनाक था कि कोई भी मीडिया के सामने ये पूरी की पूरी टीम G20 की टीम भी नहीं आई सामने ज्वाइंट रूप से। तो ये एक मतलब कि इससे पता चलता है कि वो जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स और उसके लेकर जो मीडिया फ्रीडम को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जाते हैं वो सारी दुनिया ने लाइव देखा कि यहाँ मीडिया फ्रीडम को लेकर क्या स्थिति है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह थी कि विदेशी मीडिया ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि G20 को मतलब कि मोदी ने एक चुनावी कैंपेन के रूप में भी यहाँ रखा है। कई मीडिया ने रिपोर्टिंग लगातार करी कि चुनावी कैंपेन के तौर पे मोदी ने इसको अपने सामने रखा है और ये एक तरह से 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसको वो सामने मद्देनजर रखते हुए आयोजन पे काफी खर्चा किया है। और बहुत सारे विदेशी मीडिया की नजर उस पर भी थी। जो दिल्ली में आपने देखा होगा कि कई जगह वो हरे हरे झोपड़पट्टियों को और छोटे छोटे घरों को उससे वो किया गया, तो उस पर विदेशी मीडिया की नजर गई। और एक आज इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ है जिसकी आपने भी चर्चा करी कि सारे राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट पे ले जाकर महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाया गया और इससे पता चलता है कि कांग्रेस मुक्त भारत इस पे संजीव जी आएंगे, जरा जेपी सर से एक टेक ले लेते हैं। अभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या क्या था इस पे चर्चा भी करूंगा और गांधी की समाधि पे क्यों गए और सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर के समाधि पे क्यों नहीं लेके गए, ये सवाल भी करूंगा। जेपी सर, ज्वाइंट पीसी करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मोदी साहब इतने सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, क्यों घबराते हैं? अभी इसका जवाब तो अनेक बार सब लोग दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता, फिर वो कौन सा सवाल उठेगा कौन सा नहीं उठेगा, अनप्लीजेंट सवाल उठेगा तो अनप्लीजेंट सवाल से प्रधानमंत्री जी बचना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाहरी चीज है। जब प्रधानमंत्री जी संसद में बहस से बचना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाहरी चीज है। और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद सदस्य नहीं है, पत्रकार हैं, आधे से ज्यादा गोदी मीडिया है
और प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनके जो प्रेस सलाहकार हैं वो एक एक करके एक एक सवाल सबसे लेते हैं। ये भी नहीं कि एक आदमी 15 सवाल करने लगे। ये सब होने के बाद जो आदमी पार्लियामेंट नहीं फेस करता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या फेस करे। फिर टेलीप्रॉम्प्टर, दूसरी बात ये कि अब जो है हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर ने बीच में कई जगह धोखा दिया, तो अब हो रहा है प्रधानमंत्री लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। तो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं तो जहां से राहुल गांधी ने पप्पू बन के शुरू किया था और आज जो है राहुल गांधी एक्सटेम्पोर पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी ने तथाकथित एक्सटेम्पोर से शुरू किया और आज वो लिखित भाषण पढ़ने के उसमें पहुंच गए। तो ये जो है उत्थान है या पतन, तो ये इसका अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए, आपसे बता रहे हैं, जी है ना। देखिए, अगर आप ये है कि कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री जी को इसमें थोड़ी सफलता मिली है तो ये दिल्ली के घोषणा में सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने का आह्वान किया गया है, जिसमें जी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली शामिल है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सफाई भी है कि मतलब चीन जो हमारे देश में अतिक्रमण लगातार करता जा रहा है और वो भी इसका सदस्य है, तो था नहीं तो धीरे से एक लाइन इसमें घुस गया है। फिर स्वच्छ ईंधन को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई है और एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और खाड़ी के देशों को और यूरोपीय संघ को जोड़ने वाले व्यापक रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी नेटवर्क की घोषणा की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। और गठबंधन पौधों, जानवरों के अपशिष्ट सहित विभिन्न स्रोतों के पास जैव ईंधन से वैश्विक प्रयासों को गति देगा। फिर ये जलवायु परिवर्तन पर जो है वो क्या कहते हैं, वो भी एक संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। जबकि आपने देखा होगा कि अभी OCCRP ने वेदांता वाले मामले में कहा कि इन्होंने एक और कार्बन उत्सर्जन पर को कम करने की बात की और दूसरी ओर उसको छूट देकर और कार्बन उत्सर्जन बढ़ा दिया। तो आप इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। हालांकि कहा गया, लेकिन यहाँ हो सकता है कि भारत में आयोजन हो रहा हो। दूसरी बात, ये भारत में अध्यक्षता कर रहा है, इसकी सेखी इस तरह भगाड़ी गई कि जैसे कि बहुत बड़ा जो है मतलब क्या कहते हैं दायित्व तो भारत को मिला हो, भारत ने दायित्व तो नेतागिरी के बल पर जीता हो। आखिर यही जो है अगले सम्मेलन के लिए ब्राजील की घोषणा हो गई कि ब्राजील को अध्यक्षता दी गई। लेकिन हाँ, मोदी जी ने कहा कि हमें नवंबर 23 तक की हमारी जो अध्यक्षता थी, तो हम चाहेंगे कि एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो क्या कहते हैं फिर G20 देशों की हो, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं कि क्या हम लोगों ने जो बात की थी उसमें क्या प्रगति हुई, क्या उसका फॉलो अप था, उसको देखा जा सके। तो चूंकि नवंबर तक है तो हो सकता है नवंबर में करें, ताकि अभी जो हुआ है इसके बाद नवंबर में फिर करें, ताकि जो है वो 2024 का लॉन्च पैड जो है उसमें भी थोड़ी मदद मिल सके। अब पिछली बार तो ट्रंप के चुनाव में ट्रंप को बुला के नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, पूरा देश कोविड में घुस गया था। और अब इस बार जो है इन्होंने ये किया और उसके बाद नवंबर में 2 महीने बाद वर्चुअल भी करेंगे। तो वर्चुअल भी करेंगे तो मतलब लॉन्च पैड के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बीच में हमने यशवंत सिन्हा का एक बयान सुना था। ये तो इस जी तरह बताया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा उपलब्धि हो। मैं भी इस चीज जो है वो कर चुका हूँ, अध्यक्ष बता चुका हूँ। तो अभी तो संजीव जी बताएंगे कि वो कब अध्यक्ष से क्या थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जी को तो हर चीज में सेखी बघाड़ने की आदत है। एक तो सवाल सर, एक जी सवाल जी कंटिन्यूटी में भूल जाऊंगा। ये जो कॉरिडोर बनाने की जो बात आई है, इसको रूस और चीन कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अब वो तो भाई शामिल थे इसमें, मान लिए उनके प्रतिनिधि तो शामिल थे ना। जी तो कॉरिडोर बनाने की बात है तो कोई चीन के खिलाफ तो है नहीं भाई। चीन भी तो अपना बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। हम्म और हम और देशों को साथ में इन्वॉल्व किए हुए हैं कि भाई हम यहाँ से अरब तक बनाएंगे, अरब वाले वहां से यूरोप तक बनाएंगे, इस तरह करके। और फिर जहाँ सड़क होगा वहां सड़क मार्ग रहेगा, बाकी शिपिंग वाला मार्ग रहेगा, बाकी एयर मार्ग तो है ही है। तो कहने का मतलब है कि ये है, आप समझ लीजिए, आप बता रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री जी को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर सहमत सब देशों ने व्यक्त की। दूसरी ओर वेदांता जैसे लोगों को ये जलवायु को और खराब करने का जो है मौका देते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, हम्म बहुत सी बातें रस्मी तौर पर अच्छी लगती हैं और बाकी सब ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली में संजीव भाई ने कहा कि हरे
दुपट्टे से पूरा जो है दिल्ली का जो झुग्गी झोपड़ी एरिया ढका गया था, ध्वस्तीकरण किया गया था, उसको भी हरे उससे जो है पर्दे से ढका गया था। ये हरा पर्दा वही है जो आमतौर पर लोग जो है वो गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने, पौधों को गर्मी से बचाने के लिए उस एक आर्टिफिशियल टाइप की छत का निर्माण करते हैं, उस पौधे मतलब उसके ऊपर एक पर्दा लगा करके कि ताकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना जाए, कम रोशनी जाए। तो मैं 3-4 साल पहले अहमदाबाद गया था। हवाई अड्डे से लेके होटल तक के रास्ते में मैंने देखा कि जितनी झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है उन सबको हरे पर्दे से ढका गया था एक तरफ, और दूसरी तरफ वहां से लेके पूरे रास्ते में जहां तक हमने देखा जगह जगह मंच लगा हुआ था, जिसमें जो है गुजराती लोक कलाकार जो है वो क्या कहते हैं अपना ड्रेस पहने हुए प्रधानमंत्री जी के आगमन का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे तो उस समय वो नाच गा के दिखाएंगे गुजरात में बड़ी जो है वो है सुख और समृद्धि है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी ढकने का जो मामला है वो गुजरात मॉडल है। तो वो दिल्ली में ढक दिया गया इस बार, क्योंकि इतने वैश्विक नेता आ रहे थे, वरना प्रधानमंत्री तो स्वयं जब निकलते हैं तो नहीं चाहते कि उनको कोई झुग्गी झोपड़ी दिखे, क्योंकि हमको लगता है कि उनको गौतम बुद्ध की याद आ जाती होगी, जिन्होंने एक कमर झुके व्यक्ति को देखा, एक मिट्टी जाते हुए देखा, उससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो सोचते हैं ऐसा ना हो कि मेरे मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए वो पहले ठकवाई तो सारे को देखा जाएगा, ना रहेगा 5 न बजेगी बात, वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा। जी संजीव जी, और आपके हिसाब से और महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन के अंश कुछ तो हाईलाइट किया जेपी साहब। देखिए, जो जितने भी डिक्लेरेशन है, जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर है और एक दूसरे के इलाके में एग्रेशन न करने को लेकर है, ये सब तमाम सारी चीज़ों पे देखिए सैद्धांतिक रूप से पहले भी होता रहा है। जलवायु डिक्लेरेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो तमाम बात आ रही है उसके कुछ बेसिक जो है उसमें कुछ मूलभूत अवरोध हैं कि एक है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, डेवलपिंग नेशंस को कितने पैसे दिए जाएंगे क्लाइमेट चेंज के जो दौर से जब वो गुजरेंगे, तो क्योंकि उनका डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज के जो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहे हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ जा रहा है, कहीं वो हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग फंड की लगातार बात हो रही है। जैसे पाकिस्तान में पिछले साल बाढ़ आ गया, ऐसे ही अभी दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े ग्लोबल साउथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सिर्फ एक घोषणा पत्र में ही शामिल होता है, इसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आता कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना फंडिंग कहाँ से होगा। पहले था कि $100 बिलियन जो है सारे देंगे दुनिया के तमाम विकसित देश, वो आज तक कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और पाकिस्तान तो पिछले साल रोता ही रह गया कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हमारे ऊपर बढ़ा है, जो असामयिक बाढ़ और असामयिक सूखे की जो इम्पैक्ट है, उसको लेकर जो हमें फंड मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला। तो ये दुनिया के तमाम देशों की प्रॉब्लम है। तो ये तो सिर्फ बातचीत करने की बात है। अब बात है कि किस एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना। तो वो संप्रभुता के सम्मान में दो ही उदाहरण है। एक उदाहरण जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है रशिया, एक दूसरा उदाहरण है चाइना। चाइना हमारे एरिया में एग्रेशन किया हुआ है, हम खुद होस्ट थे, लेकिन हमने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई उसमें ये शब्द कर लें कि चाइना ने भारतीय क्षेत्र में एग्रेशन किया है, लद्दाख एरिया में एग्रेशन किया है। रसिया तो प्रिवेल कर ही गया, रसिया लगातार यूक्रेन में एग्रेशन कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से बहुत जबरदस्त विरोध भी आया है। कल के डिक्लेरेशन के बाद यूक्रेन ने बड़ी नाराजगी प्रकट की है कि जो बाली में जहां पे आपने रशियन एग्रेशन का डिक्लेरेशन में घोषणा करी थी अपने, इस बार तो ना रशिया का नाम लिया ना एग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो रशिया ने जो एग्रेशन यूक्रेन में किया उस पर भी हम चुप्पी साध गए। चाइना हमारे क्षेत्र में लगातार एग्रेशन कर रहा है, हम उस पर चुप्पी साध गए। तो ये G20 की एक तरह से देखा जाए तो हमारे नेतृत्व की विफलता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हाँ एग्रेशन से अवॉइड करेंगे, एग्रेशन नहीं करेंगे, उसके बावजूद लगातार एग्रेशन प्रैक्टिकली हो रहा है। आपके अरुणाचल से लेके आपके उत्तरांचल से उत्तराखंड से लेके लद्दाख एरिया तक चाइना का एग्रेशन हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल देखिए सिद्धांतों में तमाम बातों को बोलना और उसको जैसे अभी जब जैसे कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया, इंडिया और यूरोप का जो कॉरिडोर की बात हो रही है, तो ऑलरेडी एक पैरेलल उसके कॉरिडोर इंडिया ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, जो रसिया से ईरान आएगा, ईरान से इंडिया आ जाएगा। देखिए इस कॉरिडोर में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर में जो भारत के लिए जो सबसे बेसिक समस्या है कि भारत के पास लैंड कनेक्टिविटी वेस्ट एशिया से डायरेक्ट नहीं है। लैंड कनेक्टिविटी के लिए आपको पाकिस्तान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा
और पाकिस्तान से जब तक आपके रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तो लैंड कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो लैंड कनेक्टिविटी के अभाव में आपको या तो ईरान से बात करनी पड़ेगी, या और भी जो लैंड कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए होगा, या समुद्री कनेक्टिविटी, जल कनेक्टिविटी चाहिए होगा। तो जल कनेक्टिविटी में आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो ईरान है। ईरान से आगे जाइएगा तो सऊदी अरब है। तो अल्टीमेट आपका जो कनेक्टिविटी है वो पोर्ट से ही जाएगा, और पोर्ट से जाएगा। ऑलरेडी इजराइल ने ये प्रपोजल रख रखा है कि वेस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करना है, और इजराइल और सऊदी अरब भी आपस में बातचीत कर रहे हैं इस कनेक्टिविटी को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसका एक विकल्प के रूप में या उसको काउंटर करने के लिए शुरू किया गया है। हाँ, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको देखना होगा कि बेल्ट एंड, अगर आप वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं ना, तो वेस्ट एशिया में अगर आप चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं तो एक आपको बहुत भारी गलतफहमी है। चाइना इसमें वेस्ट एशिया में बहुत प्रभावी हो चुका है। उसने अभी ईरान और सऊदी अरब के बीच एक पीस डील करवाई है, जो 2016 से उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट चुके थे। उसमें ऑलरेडी चाइना ने इंटरफेयर करके दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करा दिए हैं। तो सऊदी अरब इस समय चाइना के प्रभाव में है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सऊदी अरब तक ऑलरेडी चाइना ने एक अपना प्रपोजल बना रखा है, जो वाया सेंट्रल एशिया, वेस्ट चाइना सेंट्रल एशिया से होते हुए सऊदी अरब तक जाएगा। ऑलरेडी यूरोप तक चाइना कनेक्ट हो चुका है। यूरोप तक ऑलरेडी आप डेली खबरें पढ़ते होंगे कि चाइना से बाई ट्रेन, बाई गुड्स, ट्रेन रूट गुड्स जो है यूरोप तक डिलीवर हो रहा है, और मतलब कि रेगुलर हो रहा है। सेंट्रल एशिया से होते हुए, यूरेशिया होते हुए यूरोप के अंदर तक जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि चाइना ऑलरेडी इन सारी चीजों में विस्तार कर चुका है, और आपके पास कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप आसान समझ रहे हैं। अगर आपको पोर्ट और जल की कनेक्टिविटी भी थ्रू नेवी रूट, थ्रू नौवहन अगर आप कनेक्ट होना चाहेंगे यूरोप से वाया वेस्ट एशिया, तो उसमें ईरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईरान के बाद ही आप उसके अंदर आगे घुस सकते हैं। तो वो ईरान के साथ में या उसकी सहमति के बिना इसको इतना आसानी से करना नहीं होगा। तो ठीक है, कागजों में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये घोषणा हो सकती है, प्रैक्टिकली इसको करना बहुत आसान नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं हुई है वो डिक्लेरेशन जो हमेशा G20 का होता है, और जहां तक यशवंत सिन्हा की बात कर रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि यशवंत सिन्हा शायद शुरुआती दौर में G20 जो है वो वित्त मंत्रियों का एक संगठन था। बाद में इसको राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया, और ग्लोबली इसमें और इशूज भी शामिल करे गए। शुरू में तो इकोनॉमिक ये एक फोरम ही था। तो हो सकता है कि यशवंत सिन्हा ने किसी जमाने में जब वित्त मंत्री रहते हुए इसकी अध्यक्षता करी हो, इनके हिस्से आया हो उस समय इनकी अध्यक्षता। और ऐसा तो देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट का 1983 में शायद हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय थी भारत की प्रधानमंत्री, और बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा ग्रैंड आयोजन है। ठीक है, आज के जमाने में सोशल मीडिया है, आज के जमाने में विजुअल है, सब कुछ आप फटाफट सामने देख रहे हैं। उस जमाने में लोगों को इस तरह का कोई ग्रैंड जो कॉन्फ्रेंस होता था तो अखबारों तक और रेडियो पे आदमी निर्भर होता था। तो एक दिन दो दिन बाद सूचनाएं जाती थी कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रहा है। रेडियो से या तो लोग शाम को आकाशवाणी से सुनते थे, या उस समय अखबार अगले दिन पहुंचता था। दूरदर्शन और टीवी भी बहुत कम लोगों के पास होता था, और बहुत कम जिलों में दूरदर्शन और टीवी 1983 तक पहुंचा था, मेरी जो याददाश्त है, जो अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो आज के जमाने में क्योंकि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन फास्ट है कि किसी भी आयोजन को ग्रैंड बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छा बन जाता है। और फिर आज के जमाने में इस ढंग से लैविश खर्चा हो रहा है। जैसे अब मैं आज देख रहा था, खर्चे पे आऊंगा, अगले सेगमेंट में खर्चे पे ही आऊंगा। जरा सा एक सिली सा क्वेश्चन है, जरा जेपी सर से पूछ लेता हूँ। सर, ये भारत विश्व गुरु बनने वाला है, पूरा मेरिट धारियों का ही देश है। मेरिट मेरिट बहुत चिल्लाते हैं। वो मंडपम जो बना था, बारिश हल्की फुल्की हुई है, सुना पानी डूब गया। तो कौन ऐसे मेरिटधारी आर्किटेक्ट थे कि वो जल निकासी करवा ही नहीं पाए? कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? जी जेपी सर। देखिए सर, इंदिरा गांधी के जमाने से ही इंजीनियरों की बेरोजगारी शुरू हो गई थी, और सिविल इंजीनियरों की बेरोजगारी विशेष रूप से शुरू हो गई थी। इसलिए आज की डेट में भी जो इंजीनियर निकल रहे हैं उसमें मैक्सिमम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इस तरह के इंजीनियर निकल रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग आज की डेट में भी बहुत जो है वो क्या कहते हैं
क्योंकि नौकरी इतनी सिकुड़ी हुई है कि उसका स्कोप नौकरी पाने का बहुत कम है, और सिविल इंजीनियर अगर सरकारी नौकरी नहीं पाता तो एक प्रकार से ठेकेदार बनने को विवश हो जाता है, या किसी ठेकेदार कंपनी में काम करने के लिए विवश हो जाता है। जी। उसका अपना कोई वो नहीं है। फिर वो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सब में है। तो सिविल इंजीनियरिंग की वहां भी जगह है, बहुत लोग जाके हो जाते हैं। तो अब सवाल है कि जो डोनेशन से पढ़ के आए हैं, तो बड़े चाहे जितने बाप के बेटे हों, लेकिन बिना फैकल्टी के अगर किसी संस्थान से कोई पढ़ के निकला है तो कितना काबिल होगा। नया डेवलपमेंट जो भी है, जैसे प्रयागराज में मान ले कि कहा गया कि साहब स्मार्ट सिटी में शामिल है, और कुंभ और प्रयागराज का डेवलपमेंट हुआ, सड़कें चौड़ी की गई, लेकिन यहाँ जो जल भराव की समस्या जो पास इलाके में थी वो और बढ़ गई। अब अगर ठीक से पानी बरस जाए तो पूरा सिविल लाइन और उसकी जो बाई लेन्स है और जो पटरी टाइप की लेन है, मतलब इनर लेन, कोई ऐसा नहीं है जहां एकदम लबालब पानी न भरे, और वो भी जल्दी निकलता नहीं, काफी टाइम लगता है निकलने में। तो नया डेवलपमेंट यही है कि पानी बरसे तो स्टार वाटर निकलने का जो है कोई उपाय जो है ये नए डेवलपमेंट में नहीं है। नतीजा है कि वो भर गया। और दूसरी बात, वो जहां पर बना है प्रगति मैदान में संभवतः, तो प्रगति मैदान वैसे भी लो लेइंग एरिया है वहां का दिल्ली का। जब दिल्ली की बाढ़ कायदे से आती है तो प्रगति मैदान के आसपास तक आईटीओ तक सुनते हैं कि पानी आ जाता है। तो ये तो इंजीनियरिंग का नमूना है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर G20 होने वाला था, उधर M20 मीडिया 20 का भी आयोजन हुआ था, इसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया था। और वो दिल्ली में सीपीएम के ऑडिटोरियम में हो रहा था, जहां पुलिस ने पत्रकारों को जाने से बहुत रोका और बहुत बाधाएं डाली। अब सवाल इस बात का है कि M20 ने तो सीधे सीधे कहा कि ये जो G20 सम्मेलन का एजेंडा है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता की स्थिति का कोई एजेंडा ही नहीं। और एक और भी बात बता दें कि ये जो G20 की मीटिंग थी वो भले वित्त मंत्री से शुरू होकर राष्ट्राध्यक्ष तक पहुंची हो, ये 200 मीटिंग इसके पहले लगभग हो चुकी है। इस पर तो एक G20 को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जो 200 मीटिंग में जो इसका आउटकम निकला था उसमें जो सदस्य देश हैं या जो बाकी दुनिया ने उसमें कितना इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन का निकलेगा तो पता चलेगा कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब है ये केवल जो है खान पान सोने के बर्तन में चांदी के चम्मच से जो है वाला ही मामला है, बाकी तो सब भैया की बातें हैं बातों का क्या। तो सवाल इस बात का है कि ये जो पैरेलल दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें यहाँ तक कहा गया कि G20 देश किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते अगर उनके देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अब देखिए 2023 के रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें पायदान पर है, जो कि अफगानिस्तान से भी बदतर है। इस साल भारत रैंकिंग में 11 अंक नीचे गिरा है। अब समझिए मोदी जी के राज में। और ये कहने का मतलब प्रेस की स्वतंत्रता इसके न एजेंडे में थी, न इस पर कोई चर्चा हुई। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा तो आप सही बात जानेंगे कैसे, क्योंकि सब तो आपके सामने गुडी गुडी ही रहेगा, आपसे बता रहे। तो ये स्थिति है सर जी। संजीव जी। जी सर। सवाल ये है कि खर्चा कितना हुआ, जो खर्चा हुआ वो टैक्स पेयर के पैसे से हुआ, कोई किसी निजी पार्टी नहीं थी, और सोने चांदी के प्लेट में खाए गए। और टैक्स पेयर का जो खर्चा हुआ इतना हजारों करोड़ रुपए, तो उससे भारत के टैक्स पेयर को इस मीटिंग से क्या, उसमें डिक्लेरेशन में कुछ लाभ मिलने की संभावना है? 4100-4200 करोड़ रुपए तो आप मान के चलिए कि दिल्ली पे ही खर्च हुआ है। और पिछले नवंबर दिसंबर से जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है लगातार, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम चल रहा है, वो खर्च अलग हैं। 900 950 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में भी किया गया था, वो भी शायद दिल्ली के खर्च से अलग बताया जा रहा है। तो खर्चा तो अगर देखा जाएगा तो धीरे धीरे आएगा, तो 4000 करोड़ से ज्यादा का 5000, 6000, 7000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। निश्चित रूप से ये किसी भी पार्टी के फंड से नहीं आया है, ये टैक्स मनी ही है। भारत सरकार को जो आम लोगों से जो इनकम टैक्स मिले, चाहे वो जीएसटी मिले, अलग अलग जो टैक्स मिलते हैं,
कस्टम ड्यूटी मिले वही टैक्स मनी है, और सरकारें जो भी खर्च करती है वो टैक्स मनी होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लिए हवाई जहाज खरीदा जाए, चाहे और भी जो चीज खरीदा जाए, वो टैक्स मनी ही होता है। लेकिन संजीव जी एक बात और जोड़ लीजिए कि जो पंडाल बना था इसका 2700 करोड़ का बजट था जिसमें पानी भर गया है। हाँ, ये मतलब कि अलग अलग तरह की बातें आ रही है कि दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के नाम पे ही 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 450 करोड़ रुपया। ऑलरेडी दिल्ली पुलिस देश की सबसे एडवांस पुलिस में से मानी जाती है वेपन्स के मामले में और तमाम मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। उसके बावजूद 400 करोड़ रुपए दिए गए सिर्फ 2 दिन की सुरक्षा के लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये सब कई तमाम बातें हैं। फिर एक और भी है कि बाकी तमाम देशों ने जब G20 की मीटिंगें करी है तो वो मीटिंगों में कितना खर्च आया इस पे भी लगातार रिसर्च चल रहा है। कई जगह मैंने देखा तो जो पिछले साल बाली में जब हुआ था तो बता रहे हैं कि वहां पे मात्र 364 करोड़ रुपए का खर्च आया था बाली में, जो G20 का जो समिट हुआ था। उससे पहले जापान में हुआ था 2660 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उससे पहले अर्जेंटीना में हुआ था 931 करोड़ रुपए का खर्च आया था। सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जिसपे एस्टिमेटेड है कि उसने, चाइना ने आयोजित किया था 2016 में। तो 2016 में जब एक आयोजन किया था तब चाइना ने उस समय $24 बिलियन खर्च किया था, 1 लाख करोड़ से ऊपर था ये खर्चा। और 1 लाख करोड़ मतलब क्या, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया, बहुत ही ग्रैंड इंतजाम किया था चाइना ने। उससे बाद जर्मनी ने किया था, वो भी 600 करोड़ रुपए में G20 की मीटिंग कर ली थी। तो भारत जैसे गरीब देश में, जहां आपको खुद पता है कि आपकी बहुत बड़ी आबादी, 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पे जिंदा है, और वहां पे भी आप 4000 करोड़ रुपया, 4500 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये और इन खर्चों में मतलब कि कितना रियल खर्च है और कितना इस खर्च में आगे कमीशन खाया गया होगा, जो सामान्य रूप से भारत में है कि कोई भी काम में जब पैसा सरकार जारी करती है तो 30 से 40% उसमें कमीशन ही होता है। ये एक तरह से अवसर ही होता है आपदा में, या किसी भी फंक्शन के समय एक अवसर होता है सरकारी खर्चों में अपना खाने कमाने का। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाकी देशों ने अगर सस्ता किया, जर्मनी जैसे देश ने 600 करोड़ में किया, इंडोनेशिया में 300 करोड़ रुपए में अगर आयोजन हो गया, तो भारत में अकेले दिल्ली में 2 दिन के लिए 4200 करोड़ रुपया किस चीज में खर्च हुआ। फिर ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि जो सोने और चांदी की चम्मच की बात हुई है, सोने की थाली और चांदी का चम्मच, तो इस देश में तो आम गरीब आदमी के पास एल्युमिनियम की थाली भी अवेलेबल नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि हम कितने साक्षर और किस तरह का विषमता है इस देश के अंदर, या विषम निधि है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी सारे राज्यों को खर्च कम करने की सलाह दे रहे हैं, फ्री भी कम करने की सलाह दे रहे हैं। सिद्धारमैया साहब ने 1 करोड़ महिलाओं को अगर 3000 रुपए महीना देने का फैसला लिया, किसी अनुदान के रूप में हर महीने पेंशन देने का या कुछ भी भत्ता देने का फैसला लिया, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति जाहिर की है फ्रीबी पे। लेकिन यहाँ पे जो इस तरह का साखर्च हो रहा है, तो ये जो साखर्च है इस पे भी आदमी का फिर सवाल उठता ही है, गरीबों का सवाल उठता ही है कि इतना साखर्च क्यों हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है इस खर्चे पे। जी जेपी सर, जरा खर्चे वाले में कुछ ऐड कर दीजिए। ऐड बता देंगे। अभी हम सुन रहे थे कहीं कि साथ 2600-2700 करोड़ रुपया वो पंडाल में जो पानी भरा उसके संदर्भ में था कि 2700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और कौन कौन लोग सब इन्वॉल्वमेंट है जिनका, और उन्होंने ये विजुअलाइज नहीं किया। उसके साथ वो भी जोड़ा गया कि जो 2200 करोड़ में सेंट्रल विस्टा बना है वो भी पहले ही बरसात में चूने लगा और पानी भर गया था। तो वहां पानी भर गया था तो पंडाल में भर गया, तो क्या मतलब खास बात है। और 27 करोड़ रुपया कोई कम रुपया नहीं है। अच्छा, फिर सवाल है कि आप कह रहे हैं कि हम जो है बहुत जल्दी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे, और जो है वो क्या कहते हैं या 3 ट्रिलियन में जाएंगे, और हम जो है बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो आप जब तक चांदी की चम्मच सोने की थाली में लोगों को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया है। जब अंग्रेजों ने लूटा था तब सोने की चिड़िया के नाम पर लूटा था, तो अब फिर सोने की चिड़िया बन गया गुरु। अब फिर हम सोने और चांदी की थाली में खाने की हैसियत पे पहुंच गए। तो सवाल है कि जिस समय देश गुलाम हुआ तो उस समय तो चांदी का ही सिक्का चलता था ना, उस समय तो तांबा गीलट चलता नहीं था। फिर तांबा गीलट का दौर आ गया, और हमको लग रहा है कि अब जब सोने चांदी की थाली में खाने लगे तो हो सकता है कि चांदी उंदी का भी सिक्का निकलने वाला हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए का। लोहे सवाल का सिक्का तो छोटा हो गया, हल्का हो गया। सवाल इस बात का है कि एक भोजपुरी में कहा जाता है, का हो मुलाल सिंह हवा,
मूललाल सिंह का मतलब हुआ कि चाहे कुछ भी हो, हम जानते हो ना जानते हो, हमारे पास हो ना हो, हम 52 बीघा पुदीना बोएंगे ही और हम ऐसा फेंकेंगे कि अगले वाले के सर से नहीं, उसके जो है ऊपर जो है अंतरिक्ष से उड़ जाए, ऊपर ऊपर आपसे बता। तो सवाल इस बात का है ना कि कहावत कही जाती है कि रहे भूसौले सपना देखे 9 लाख के। तो वो वाली स्थिति है। अगर अगर आपके पास इतना रुपया हो गया कि अब चांदी और सोने की थाली में आप लोगों को खिला रहे हैं, तो आपको वो हरा वाला पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? अब आप जानते थे कि यही रूट रहेगा, तो आपने जो 5 साल या 7 साल से तैयारी कर रहे थे, तो 1000-2000 करोड़ और में वहां जो है कम से कम कुछ नहीं तो काशीराम आवासी बना देते। कम से कम एक बिल्डिंग तो मल्टी स्टोरी देखने में खड़ी रहती। तो ये सब है सर। पैसे का संजीव तो जी। अंधाधुंध दोहन हुआ है, अंधाधुंध जो है मतलब अपव्यय हुआ है। आप बता रहे हो खाली प्रधानमंत्री की तथाकथित छवि को चमकाने के लिए उसमें से रूस और चीन ने ना करके एक प्रकार से जो है खलल डाल दिया है। उसके बाद जो है पैरेलल जी के पैरेलल M20 की बैठक हो गई, जिसमें प्रेस इंडेक्स और इन सबको लेकर के सवाल होकर घरे में सरकार को खड़ा कर दिया है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब है कि वियतनाम में जाके बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वियतनाम पहुंचे होंगे। अब आज करें या कल करें, लेकिन मैं समझता हूं जहां तक जो अमेरिकी टीम पत्रकारों की आई थी, वो भारत के G20 से संबंधित सवाल जरूर करेगी। वो भले वियतनाम में करे, लेकिन करेगी जरूर बाइडेन साहब ने। अब देखिए उसका जी क्या जी। जवाब देते हैं। वो भी मैनेज हो रहा होगा कि वियतनाम से कोई खबर इस तरह की जो है ना आके छपने पाए। तो ये सब है स्थिति सर। जी। चलिए, क्या आखिरी सेगमेंट में चलते हैं। आखिरी सवाल सवाल ये कि जब मोदी साहब जाते हैं विदेश में, तो बुद्ध और गांधी का नाम लेते हैं। देश में जो हालत है संघ परिवार की, और जिस तरह से साधु लोग अपने धर्म संसद में जिस तरह गांधी को गाली देते हैं, साध्वी मूर्ति में गोली मारती है प्लास्टिक के, और गांधी को सिलेबस से निकाल दिया जा रहा है, पीछे धकेल दिया जा रहा है। गांधी के विचारों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे डिग्नेटरीज को गांधी के स्मारक पे ही ले गए। कोई गोलवलकर सावरकर चाहे वो वहां कहीं नहीं ले गए। दूसरा कि खड़गे साहब को भी नहीं बुलाया गया, इससे भी बहुत किरकिरी हुई कि आखिर क्या कारण है कि विपक्ष के नेता हैं उनको नहीं बुलाया गया। पहले जेबी सर जवाब देंगे। संजीव जी, क्या सर? इसी सवाल का कि वो गोलवलकर और गांधी। नहीं, अब गोलवरकर या वो तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं है ना। सावरकर की भी नहीं है, उनकी भी तो माफी वीर के रूप में छवि है। अब आप जी। अपने से मुंह मियां मिट्ठू चाहे जितना मैंने कहा ना कि मूललाल सिंह है, अपने से चाहे जो बने, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का मामला बड़ा कठिन और बड़ा जो है गंभीर है, आपसे बता। इसलिए जो है ये वही माल बिकेगा जो माल बिक सकता है। तो गांधी जी तो हार्ट सेलिब्रिटी हैं, आपसे बता रहे हैं। अच्छा, वो तो ले जाते नेहरू जी पर भी, अगर नेहरू खानदान राजनीति में नहीं होता तो तब नेहरू वहां ले जाएंगे तो जो है वो नेहरू आ जाएगा मामला। वरना नेहरू जी से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता कौन हुआ है जो सर्वमान्य नेता हो अंतर्राष्ट्रीय? जवाहरलाल नेहरू की तरह, या जो जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह गुटनिरपेक्ष बना करके जो है एक नई रेखा खींची थी ये नाटो और सेंटो के बीच में, तो वो क्या कहते हैं, वो किसी से कम उसका वो थोड़ी है। आपसे बता दें योगदान उसका थोड़ी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी से कम। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये तो वही ले सकते हैं जो स्वीकार्य हो, जो बिक सकता हो माल। अब गोलवरकर वहां ले जाएंगे तो क्या बताएंगे उनके बारे में? ये कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे, स्वतंत्रता संग्राम का विरोध कर रहे थे, क्या बताएंगे आप बताइए? फिर वो गोडसे हैं, वो तो गांधी के हत्यारे के रूप में पूरी दुनिया में जो है चित्रित हैं। आखिर मार्टिन लूथर किंग को गांधी जी को किसी दूसरे नेता का डुप्लीकेट संस्करण नहीं कहा गया था, बल्कि गांधी जी का डुप्लीकेट संस्करण जो है दूसरे नेताओं को कहा जाता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है कि अमेरिका के गांधी, जिनकी हत्या हो गई। तो गांधी जी और लोगों को एक जो है मतलब वो स्टेटस देने के लिए या उनके विचारधारा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक आइकन बने हुए हैं, जिनका उदाहरण दिया जाता है कि ये वहां महात्मा गांधी, यहाँ के महात्मा गांधी है ना। उसी तरह जैसे हिटलर बना हुआ नेल्सन है, कहा जा रहा है कि जो है भारत नेल्सन में मंडेला। मंडेला। नहीं, नेल्सन मंडेला लाख हो लेकिन गांधी जी के बाद ही हैं सर। वही कह रहा हूँ, वही वही। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है कि उसी को दिखा सकते हैं ना, जो जो बिकेगा माल वही तो माल बेचेंगे। जी जी संजीव जी।
और फिर अगर गोलवरकर या सावरकर या इस तरह के किसी का कहते और अगर लोग इनकार कर देते कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे क्या होता है? या बाहर जाके कह देते कि हम नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती हमको गोलवरकर में ले जाया गया, तो फिर क्या होगा? यहाँ ये भी तो है कि जो है मतलब क्या कहते हैं, इसके बाद जो है कि घटनाक्रम में कोई बदनजीगी ना पैदा हो। और जिस तरह इन्होंने गोदी मीडिया को कहा कि अब आप लोग चले जाइए, अब हम लोग अपना काम करेंगे, इतनी बेइज्जती के बाद भी गोदी मीडिया का लंबू लेट है तो भाई बलिहारी है। जी जी हाँ, संजीव जी, लेटने की भी पराकाष्ठा है। गोलवलकर का नाम आता तो गोडसे का भी आता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रभाव या मान्यता को बनाए रखने के लिए गांधी के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप बात करेंगे गांधी और बुद्ध की बात करेंगे, और अपना क्या कहा जाता है नेल्सन मंडेला की बात करेंगे, मार्टिन लूथर, और प्रधानमंत्री जी लगातार नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के भी नाम ले रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें उनके भाषणों को, तो G20 के में भी एक दो जगह उन्होंने मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की बात करी है। तो निश्चित रूप से ये इनकी मजबूरी है। अब चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी समाधि साथ में ही था, राजघाट के आसपास ही कहीं होगा वाजपेयी जी की भी समाधि, वहां भी ले जा सकते थे। लेकिन मोदी जी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उतने स्थापित नहीं है वैश्विक स्तर पे कि वहां पे आपके राष्ट्राध्यक्ष किसी दुनिया के दूसरे देश के चले जाएंगे। विदेशों में अगर कोई स्थापित है इस देश का कोई बड़ा नेता जिसपे अध्ययन भी हो रहा है अगर मॉडर्न वर्ल्ड में जो भारत का है, तो वो गांधी और नेहरू ही है। गांधी और नेहरू पे अध्ययन हो रहा है, तो गांधी और नेहरू को छोड़कर ये अंबेडकर पे भी है, भीमराव अंबेडकर साहब के पे भी अध्ययन हो रहा है काफी, तो वो अंबेडकर का भी नाम लेते हैं। अब आप देखिए कि लगातार अंबेडकर का भी नाम लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो इनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो सूट करता है उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सावरकर गोलवरकर सूट कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांधी के बिना इनका काम नहीं चल सकता है, तो गांधी का तो नाम इनको लेना ही पड़ेगा और ये इनकी मजबूरी है। और आज वो नजारा आपको देखने को मिला। और तो और अगर अहमदाबाद में भी अगर एक कॉन्फ्रेंस करते तो कहाँ लेके जाते? साबरमती लेके जाना पड़ता। साबरमती लेके जाना पड़ता। तो मेरा ये मानना है अगर बिहार में कॉन्फ्रेंस करते तो कहाँ जाते? बोधगया लेके इनको जाना पड़ता भगवान बुद्ध की स्थली पे। तो मेरा ये मानना है कि वो काम नहीं चल रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो उनकी मजबूरी है और वो करना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया सर, और शुक्रिया आप दोनों का। और चलते चलते दोस्तों, ये एक कंप्लीट एनालिसिस G20 का, और ये समझिए कि चलते चलते कह रहा हूं कि मोदी जी नमस्ते, आपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? शुक्रिया आप दोनों का सब। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू।